नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर चलो का शुभारंभ 1 तारीख से किया गया था। समस्त कांग्रेस के महाराजवाड़ा, कार्तिक चौक मंडल और दौलतगंज सराफा मंडल ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष माया राजेश त्रिवेदी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों ने दुकान और घर घर जाकर पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों की जानकारी दी। घर घर अभियान लगातार 1 महीने तक हर वार्ड में चलेगा। मध्य प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा घर चलो अभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ 1 फरवरी को देवास में किया है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में 2 फरवरी बुधवार को वार्ड नंबर 1 से घर चलो का शुभारंभ किया। कांग्रेस के महाराजवाड़ा, कार्तिक चौक मंडल और दौलतगंज सराफा मंडल ने किया। वरिष्ठ नेता माया राजेश त्रिवेदी और संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रतिष्ठित लोगों ने दुकान और घर घर जाकर लोगों को पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों की जानकारी दी। लोगों को जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आमजन का शोषण कर रही है, जिस तरह से गरीबों के साथ छल किया जा रहा है, पूंजीपतियों की इस पार्टी के बारे में लोगों को इनकी करनी और कथनी के बारे में बताया गया। आज हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार महाराजवाड़ा कार्तिक चौक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से घर घर चलो अभियान के तहत हम जो उज्जैन का मुख्य बाजार है गोपाल मंदिर, इसके बीच में जनता के पास गए, दुकानों पर भी गए। स्थिति ये बन रही है कि जहाँ पर महिलाएं मिली और मैंने उनसे पूछा और कहा कि गैस की टंकी के भाव बढ़े, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ बहुत भाव बढ़ गए और दिक्कत आ रही है। ऐसे ही डीजल और पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि हुई उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसकी मूल्य वृद्धि हुई और सभी सामान, चाहे वो खाने पीने का तेल हो या गैस की टंकी हो, इन सभी के भाव बढ़े। उनसे महिलाएं भी परेशान हुई है। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से व्यापारी भी परेशान है। जीएसटी जो बहुत ही अधिक लगाया जा रहा है उससे भी व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है। ये सभी जो समस्याएं थी उनको लेकर के हम जनता के बीच में आए और जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 4 दिन पूर्व माणक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत करमदी रोड पर सराफा व्यापारी के साथ हुई 9 लाख की लूट की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की रकम और अन्य सामान बरामद किया। एक आरोपी फरार है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग सराफा व्यापारी के पड़ोस में रहने वाला एक युवक है। नवागत पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी के पदभार संभालने के पहले ही रतलाम के पास करमदी में लूट की एक बड़ी वारदात हो गई थी। बंदूक की नोक पर बदमाश रतलाम के सराफा व्यापारी के पास कार में रखा बैग लूटकर भाग निकले थे। बैग में 9 लाख रुपयों के अलावा सोना और व्यापारी के दस्तावेज रखे थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में रतलाम पुलिस की टीम ने 4 दिन में ही लूट की इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 9 लाख की लूट के लुटेरों की धरपकड़ के लिए 26 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। ये लूट की वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घटना के बारे में पुलिस के पास केवल लुटेरों की गाड़ी का रंग और उनके हुलिये के अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं थी। जांच में सामने आया कि अजय उर्फ अज्जू को उसके परिचित यशवंत उर्फ युग निवासी बालाजी नगर ने जानकारी दी थी कि उसके घर के सामने रहने वाला फरियादी प्रियेश शर्मा सोने चांदी का व्यापार करता है, जो ऑर्डर पर सोने चांदी के गहने बनाकर अपनी गाड़ी स्विफ्ट से चालक के साथ अकेला बाहर डिलीवरी देने आता जाता रहता है। पहले रिपोर्ट हुई थी कि कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा 31 तारीख की रात में लगभग 11:15 बजे अपना ग्राम करमंदी के पास जो एक रोड है, स्थल है, वहां पर फरियादी की गाड़ी को रोककर, जिसमें 2 4 व्हीलर्स का उपयोग किया इन्होंने, एक गाड़ी सामने अड़ाई, उनको रोका और पीछे से भी घेरा और इनकी गाड़ी में जो रुपए से रखा हुआ बैग था जिसमें लगभग 9 लाख रुपए थे, इसके साथ में कुछ आभूषण थे, इनकी आईडीज थी, पर्स था, उसको लूट कर ले गए। उसकी तत्काल जैसे ही रिपोर्ट इसमें आई थी सभी के संज्ञान में, तो एक टीम एक्टिवेट हो गई थी। सबसे पहले वो थाना स्तर पे हुई थी, परंतु जैसे ही इस प्रकरण की गंभीरता का हम लोगों को अंदाजा लगा, इसमें एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसमें 26 सदस्य कम से कम, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग जगह इनके भागने की सूचना मिली थी या कहाँ ये जा सकते हैं, संभावित स्थानों में एक साथ भेजने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक बड़ी एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें एडिशनल एसपी बागलवाड़ साहब, सीएसपी रतलाम हेमंत चौहान साहब हैं, साथ में थाना प्रभारी जो है इंडस्ट्रियल एरिया रतलाम और थाना प्रभारी माणक चौक ओपी सिंह एंड अनुराग यादव, ये सभी लोग शामिल थे और इन लोगों ने काफ़ी तीव्रता से कार्रवाई करते हुए 2-3 दिनों में ही काफ़ी बड़ी ये सफलता एक प्राप्त की और इसमें लगभग सभी जो गया हुआ सामान है वो भी पूरा मिल गया है
इसमें ये हम लोगों ने जब पूरी तफ्तीश की तो इसमें ये पता चला कि इसमें लगभग 12 अभी तक 12 लोगों की लिस्ट इसमें सामने आ गई जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो अपने आप इसमें डकैती का ये प्रकरण सामने आया है और जो धाराएं हैं वो धाराएं डकैती से संबंधित उसमें बढ़ाई भी गई हैं। आर्म्स एक्ट का भी इसमें धाराएं लगाई गई हैं क्योंकि उनके पास हथियारों का जो उन्होंने उपयोग किया है, जो कुछ हथियार जब्त भी हुए हैं यहाँ आपके सामने रखे हुए हैं। इसमें 12 में से 11 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है रतलाम पुलिस द्वारा और देखा गया है कि जो 12वां आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम सभी एक्टिवली उसको परसू कर रही और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सभी आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी निकलवाकर इनकी जो एक गैंग हिस्ट्री शीट है, क्योंकि इन्होंने कितनी बड़ी वारदात को एक साथ अंजाम दिया है, इसमें प्लानिंग भी है, एक आपराधिक षड्यंत्र भी है और एक बड़ी घटना इन लोगों ने कार्रवाई एक साथ मिलकर की है। तो आगे भी इस तरह की घटना इनके द्वारा ना की जाए, इसको मॉनिटरिंग में लेके गैंग हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है और इनमें आगे भी जो विभिन्न कार्रवाइयां हैं वो प्रस्तावित की जा रही हैं। सर इसमें जितने भी और उसमें हालांकि नंबर सर वो सारी चीजें मिल गई हैं, उन पे भी हम लोग देख रहे हैं कि उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। ये स्पेसिफिक पॉइंट बताओ। इसमें एक्चुअली शादी में जाने का बता के उन्होंने अरेंज किया। किससे रिलेटिव से लिया? सर रिलेटिव एक बट उसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं है, रिलेटिव से ही बताया। जो आरोपी सर ये आप कुछ कह रहे थे जो उन्होंने कहां से अरेंज किए थे कि पिछले दिनों भी गोली चलने की घटना हुई थी, पुलिस ने कार्रवाई की थी, पकड़े गए थे। यस। किंतु आपके आते ही वापस से पिस्टल आ गए, तो इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसमें अभी आपके साथी ने भी सवाल पूछा था, तो हम लोगों ने एक इसको सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो अप करने के लिए 2-3 पॉइंट इसमें एड्रेस करने के लिए किए हैं कि एक तो सभी जगह चेकिंग, खासकर जो कि यदि अवैध पिस्टल एक तो आना नहीं चाहिए और आके आपराधिक तत्व इसको लेके फ्रीली घूमे नहीं, तो शहर में और विभिन्न जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू होगी और पुलिस रैंडमली भी चेक करके जो है संदिग्ध लोग हैं उनको, जो खासकर एक एज ग्रुप रहता है या कुछ एक सस्पिशियस एक्टिविटीज के साथ जो कई बार समझ में आते हैं, तो उनको फ्रिस्किंग चेकिंग की कार्रवाइयां बढ़ाई जाएंगी। दूसरा, ये सोर्स कहाँ से हो रहा है, तो सोर्स के लिए भी एक हम लोग एक स्पेसिफिक टीम लगा रहे हैं इसमें जो इलीगल आर्म्स पे फोकस करेगी। सर जो आरोपी पकड़ाए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है? एक एक करके यदि पूछें बताइए आप। बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का जो पकड़ाए हैं? ये जैसा बताया ना कि ये अभी कुछ विशेष नहीं कर रहे, इनका बैकग्राउंड इनमें से कम 12 में से 8 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है पहले से। तो ये पिछले विगत कई दिनों से, जैसे एक 17 से अपराध है, किसी का 14 से अपराध है, तो ये पिछले कई समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और कोई विशेष काम में नहीं लगे हुए और एज ग्रुप भी उनका 20 से 25 के आसपास का है। पीछे से आवाज आ रही। ये माणक चौक थाने से संबंधित एक घटना है। ये एक 31 तारीख की घटना रात्रि के लगभग 11:15 बजे की है, जिसमें एक माणक चौक थाना के अंतर्गत निवासी जो फरियादी है उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। वो 4 व्हीलर से कहीं बाहर से अपने व्यापार से संबंध बाहर गए थे, जब वापस लौट रहे थे तो 2 4 व्हीलर्स और 1-2 बाइक से कुछ बदमाशों ने घेर कर इनकी गाड़ी से एक बैग निकाल लिया था, लूट कर ले गए थे, जो कि इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया और गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल टीम्स बनाई गई थी। एक SIT का भी गठन किया गया था जिसमें एडिशनल SP और CSP एवं 2 थाना प्रभारियों के साथ 26 कुल लोग थे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने लगातार इसमें 3-4 दिन मेहनत करके और कुल 12 आरोपियों को चिन्हित किया है, जिनमें से कि हम लोगों ने 11 को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से 11 अपराधियों में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो इनमें तरह तरह की अन्य जो कार्रवाइयां हैं वो भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ इलीगल आर्म्स का भी इन्होंने उपयोग किया है, तो वो कहाँ से सोर्स हो रहे हैं या उन्होंने उसको लेकर कैसे उनका मूवमेंट हुआ, उस पर भी, इन पहलुओं पर भी हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आगामी दिनों में इसकी कार्रवाई भी शहर में आपको दिखेगी। सर जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या पढ़े लिखे हैं या पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है, किस तरह के हैं? आप देखेंगे लगभग ये 20 से 25 साल का ही जो एक एज ग्रुप है, सभी 12 जो आरोपी हैं वो उसी एज ग्रुप के हैं एवं इनका जो पुराना रिकॉर्ड भी देख रहे हैं तो ये इनमें से कुछ ने पढ़ाई कुछ समय पहले छोड़ दी है या कंप्लीट नहीं की, लेकिन ये लगभग इनमें से 8 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है जो हम देख रहे हैं, जो 2017 में भी कई लोगों ने अपराध किए तब से किए हुए। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है, इस कारण से इन सबको एक ग्रुप मानते हुए गैंग हिस्ट्री शीट भी इनका खोला है, जिससे कि न सिर्फ रतलाम पुलिस को बल्कि आसपास के जिलों को भी इनको एज अ ग्रुप ट्रैक करने में आसानी होगी और आगे भविष्य में ये कोई घटना ना कर पाए, इस पर हम कड़ाई से अंकुश रख पाएंगे। सर ये प्लान किसका था, किसने बनाई थी लूट की घटना, मास्टरमाइंड कौन है?
इसमें एक मेरे ख्याल से यशवंत नाम है, यशवंत नाम का एक व्यक्ति है जो फरियादी के घर के आसपास ही रहता था, जिसने इनके जो मूवमेंट्स को जज कर लिया कि ये कितने बजे अपने व्यापार के सिलसिले में निकलते हैं, कब इनके पास कुछ पैसा हो सकता है, या ये जनरली जाते हैं तो लौटते समय इनके पास पैसा होता है। इस तरह से उन्होंने जो रैकी कहते हैं वो रैकी की इन पे वॉच रखा, और जिस दिन की घटना उस दिन ये सुबह से ही इन पे वॉच रख रहे थे, और लौटते समय जब ये रात्रि का समय है तो सुनसान सड़क पे एक जगह देखकर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पहले रिपोर्ट के आधार पर ये लूट की घटना सामने आई थी, परंतु इसमें क्योंकि 5 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें डकैती संबंधी धाराएं भी बढ़ाई गई हैं, आर्म्स एक्ट की भी धाराएं बढ़ाई गई हैं, और उनके हिसाब से ही इसमें कोर्ट में प्रकरण पेश किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। सर इन आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा है, कैसे क्या? इनको ये घटना करने के बाद तत्काल फरार हो गए थे, और उसके बाद हमने इसलिए एक बड़ी SIT बनाई थी, इसमें पैरेलली उनको सबको पकड़ा जा सके। अलग अलग जगह से इनको गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से जो इन्होंने पहले बंटवारा कर लिया था लूट की राशि का, तो उनके पास से वो सामान जब्त किया है। कुछ जो अन्य आभूषण भी कुछ लोगों के पास से मिले हैं जो फरियादी के पास से ही लूटे गए थे। जिले में महिलाओं संबंधी अपराधों में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए चलाए जा रहे लगातार अभियान के तहत जिला पुलिस टीम को लगातार सफलता मिल रही है। जिले में जारी विशेष अभियान के तहत थाना जीरापुर पुलिस टीम ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में SDOP खिलचीपुर निशा रेड्डी के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जीरापुर निरीक्षक प्रभात गौड़ और उनकी टीम ने पुलिस अधीक्षक राजगढ़ द्वारा चलाए गए नाबालिग बच्चों अपहरणता के दस्तयाबी के अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही की है। विदित रहे कि दिनांक 17 दिसंबर 2021 को फरियादिया द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज की गई। उनके छात्रावास जीरापुर से एक नाबालिग छात्रा बिना बताए कहीं चली गई, जिसकी तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला। अज्ञात व्यक्ति छात्रा को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। फरियादिया की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 499/21 धारा 363 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिला राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्रीमान प्रदीप शर्मा द्वारा के नेतृत्व में एडिशनल SP श्रीमान मनकामना प्रसाद एवं SDOP खिलचीपुर सुश्री निशा रेड्डी के निर्देशन में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के तारतम्य में आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना जीरापुर के अपराध क्रमांक 499/21 धारा 363 भादा बी के फरार आरोपी, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था, आरोपी कुशाल दांगी को पीथमपुर जिलाधार से अपहृता के सहित दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। अपहृता के मेडिकल परीक्षण के बाद पश्चात 164 के कथन कराया गया एवं नारी निकेतन राजगढ़ भेजा गया है। अपहृता अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। जबलपुर गोरखपुर क्षेत्र थाना प्रभारी अर्चना नागर को संतोषजनक कार्य न करने की वजह से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा आदेश का पालन करते हुए लाइन अटैच की कार्यवाही की गई है। हाँ सर, इसका थाना गोरखपुर की TI अर्चना नागर को कल उनके द्वारा थाना क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न किए जाने के कारण से और उन्हें लाइन अटैच किया गया है और इसके आदेश प्रसारित हो चुके हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो वहाँ से रिलीज होकर पुलिस लाइन में ज्वाइन करें। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के स्थानांतरण के बाद आज कर्मवीर शर्मा ने वर्तमान कलेक्टर लैया राजा टी को पदभार सौंपा। वहीं पदभार के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए लैया राजा टी ने जबलपुर जिले में नए विकास कार्यों और CM हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता देने की बात कही। रीवा है ना, CM हेल्पलाइन के लिए जाना चाहता है। बहुत सारे कंप्लेंट्स होती है उधर, कंप्लेंट्स की संख्या भी काफ़ी मात्रा में होता है। नहीं सर, आपके लिए आपके पक्ष में किया लोगों ने कि इनको नहीं जाना चाहिए यहाँ से? नहीं, वो ठीक है। मुझे ना बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के लिए ना, जब है ना कोई भी व्यक्ति है ना अच्छा बोलता है तो अच्छा ही लगता है डेफिनेटली, और मुझे डेफिनेटली रीवा की जनता के ना स्नेह और प्यार मिला है। मैं 1.5 साल की कार्यकाल वहाँ रहा है और हम लोग है ना जनता के साथ डायरेक्टली हम लोग है ना मिल करके काम किए हैं एंड हमेशा एक्सेसिबल रहे हम लोग जनता के लिए ना। जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी टाइम पे हो, तो हम लोग एक एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब है ना वो हमको हमारे तक है ना पहुँचे, उसके साथ किए। मुझे लग रहा है उसका है ना अप्रिसिएशन डेफिनेटली है ना जनता ने दिया है, उसके लिए तो उन सभी को है ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सब संस्कार धानी के लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन है ना आपके लिए है, मतलब हम सारे लोग पूरे सिस्टम है ना जनता के लिए है। तो मैं यही हमारी है ना डिसीशंस है ना, कितने भी डिसीशंस हैं डेफिनेटली आपसे कंसल्ट करके हम लोग है ना लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शासन प्रशासन के ना डिसीजन के साथ है ना साथ दे। और जैसे स्वच्छ भारत मिशन है उसमें एक एटीट्यूडल चेंज बहुत है ना प्रॉब्लमेटिक होती है, सो मैं अपील करता हूँ अभी भी कोविड
का प्रोटोकॉल या एसडीएम का हमारी कितने भी इनिशिएटिव्स हैं उस सब में ना मतलब जनता है ना हमारे साथ दे और हम सब मिल के ना हमारे सिटी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए जनता के साथ है ना तालमेल हो, उसके लिए वो सहयोग के लिए अपील करता हूँ। थैंक यू। कसम लेते हैं कि भाई जब तक हम सर्विस में हैं यहाँ जबलपुर में तब तक हम काम अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी विपरीत स्थिति होती है कि उसी मानवता पे अवैध उत्खनन मशीन लगाकर रेत निकाली जाती है। सारे अधिकारियों को पता है। 4 दिन पहले का कुछ वीडियो ऐसा है कि मोटर लगा के जेसीबी से डंपरों से रेत निकाली जा रही है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो डेफिनेटली एक चैलेंज हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि बिकॉज लगातार है ना बिकॉज प्रायोरिटीज़ होती है, उसमें लगातार है ना उसका ना मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना, एक अभियान के ना मोड पे लेना। जैसे कि आपने कहा है कि डेफिनेटली प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें काफ़ी कुछ कार्रवाई किए होंगे एंड हम लोग है ना अभी जिस मैंने आज ज्वाइन किया है, मैं और जानकारी यहाँ इकट्ठे करूँगा और आप लोगों के माध्यम से भी है ना जानकारी मिलेगा। गंदे नाले मिलना से बंद नहीं हुए। हाँ, वो एक एक्चुअली सबसे बड़ा पूरा इंडिया में सारे सिटीज़ का चैलेंज है कि सीवर लाइन का है ना पूरा कंप्लीट होना और एसटीपीस है ना पूरा फंक्शनल एसटीपीस होना। तो हमारा कंट्री में है ना सभी सिटीज़ में एक प्रॉब्लम है। सो एसटीपी में सीवर लाइन का भी हम लोग है ना समीक्षा करेंगे नगर निगम के साथ है ना बैठ करके, उसमें एसटीपीस का है ना फंक्शनलिटी के ऊपर हम देखेंगे। वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग है ना नदी को है ना प्रदूषित ना कर दे, बिकॉज नदी में वही जाके वापस है ना एक इंटेक वेल होता है, वापस दूसरे नगर पंचायतों को पानी पंप करके क्लोरीन डाल करके हम वापस वाटर सप्लाई करते हैं। तो हम डेफिनेटली इसको भी है ना समीक्षा करेंगे। सर जब आप रीवा में कलेक्टर नहीं हुआ अजी तो मैं चार्ज लिया हूँ अभी, वैसे डेफिनेटली हमारी ना प्रायोरिटी है ना कोविड रहेगा। अभी ना कोविड का 3rd वेव चल रहा है, अभी भी केसेस आ रही है एंड वैक्सीनेशन को है ना पूरा करना है। अभी जबलपुर वैक्सीनेशन में अच्छा काम चल रही है ऑलरेडी, आई थिंक उसका है ना कंप्लीट करना है। सो हेल्थ और हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। और उसके बाद अभी सभी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे कि सिटी का क्या प्रायोरिटी है, डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रायोरिटी है, फिर उस हिसाब से हमारी ना प्राथमिकता क्रम है ना तय करके काम करेंगे। और एजुकेशन में डेफिनेटली ना हम लोग है ना फोकस करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए मेन फोकस रहेगा। और अर्बन एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग है ना टाइमली कंप्लीट करें और गुड गवर्नेंस और ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब है ना लोगों की समस्या है और सर्विस डिलीवरी उसको कैसे और बेहतर, हमेशा बेटरमेंट के लिए स्कोप होता है, बेटर कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं, उसको स्कोप के लिए काम करेंगे। आपके मन में भी एक बात लक्ष्य होगा आपका कि ये हमें टारगेट पूरा करना है, ऐसा है आपके मन में? नहीं, और डेफिनेटली अभी मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इधर एक्चुअली, जिसमें भी स्मार्ट सिटी का है ना काफ़ी प्रोजेक्ट चल रही है। सो टाइमलाइन पे हम लोग है ना सारे प्रोजेक्ट्स को है ना कंप्लीट करें एंड एक संवेदनशील है ना प्रशासन को है ना हम लोग है ना जनता के सामने रखना चाहेंगे और एक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी हम लोग है ना कैसे हर चीज़ में कैसे लाए जाएँ। तो लोगों की भरोसा है ना प्रशासन के ऊपर रहा है और उसको और बेहतर है ना हम लोग लोगों के ना भरोसा जीतने का काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। सर जबलपुर में सबसे बड़ी नर्मदा यहाँ से निकलती है, उसमें लगातार अवैध खनन बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो उसमें क्या प्राथमिकता है? डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है ना निर्देश भी है और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इसका माफिया अभियान का है ना समीक्षा भी होती है। उसमें एक इलीगल माइनिंग भी है, उसमें डेफिनेटली हमारे पास है ना प्रॉपर जानकारी है तो फिर उनके खिलाफ है ना हम कार्रवाई करेंगे। पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक मां नर्मदा की ना संस्कार दानी में हम लोग है, डेफिनेटली उसको हमको प्राथमिकता क्रम में लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा प्रायोरिटी पे लिए। अनमोल हमने देखा है सर कि जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी अधिकारी जाते हैं वो मां नर्मदा की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।